मैं भी विदेश जाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे जाऊँ? विदेश जाने में कितना पैसा लगता है? मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या विदेश में नौकरी मिल जाएगी? मेरे पास डिप्लोमा है, मेरे पास डिग्री है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मैं विदेश जा सकता हूँ? तो क्या आपके पास भी कुछ यही या फिर इसी से जुड़े हुए सवालात हैं? तो यकीन मानिए आपने बिल्कुल सही वीडियो प्ले किया है। आज हम इसी से जुड़े सारे सवालों के जवाब देंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि कुछ छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है और आप सब जानते हैं कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट जरूर बनवा लें। अगर आप वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपके पास पासपोर्ट है और आप बाहर जाना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि मेरी सारी वीडियोस रिफाइनरी से रिलेटेड होती हैं और मैं जो भी बात कर रहा हूं वो खासकर रिफाइनरी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों के लिए ही है। फिर भी अगर आप किसी दूसरे फील्ड से हैं तो भी आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस लगभग सेम होता है। एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियो खत्म होते ही आप विदेश पहुंच जाएंगे तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 15 से 20 दिन से लेकर के 3 महीने तक भी लग जाते हैं। देखिए, जो भी बाहर की कंपनी है वो 2 तरीके से मैन पावर का रिक्रूटमेंट करती है। पहला डायरेक्ट और दूसरा थ्रू एनी एजेंसी। तो पहला ऑप्शन यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बड़ा ही मुश्किल है और ये केवल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट लेवल पर ही होता है। अब एक ऑप्शन बचा हमारे पास, थ्रू एजेंसी। तो आप एजेंसी तक अप्रोच कैसे करें? तो देखिए, जो भी बड़ी बड़ी एजेंसी या फिर कंसल्टेंसीज हैं वो खासकर मुंबई, दिल्ली, सूरत, बड़ोदरा जैसे शहरों में है, लेकिन आजकल कुछ छोटे छोटे शहरों में भी उपलब्ध हैं। फिर भी अगर मेरी सलाह माने तो आप ज्यादा से ज्यादा मुंबई या फिर बड़ौदा चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आए दिन हर रोज क्लाइंट इंटरव्यू होते रहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रहे कि आपको एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसकी जगह अगर उस शहर में आपके कोई पहचान के हैं तो वो बेटर ऑप्शन है। आप उनके यहाँ स्टे करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं ये आपसे गारंटी तो नहीं लूंगा कि आप मुंबई गए या फिर बड़ौदा गए और उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेटर ये होगा कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी तैयारी थोड़ी बहुत जरूर कर लें, ताकि क्लाइंट इंटरव्यू के दौरान आपको प्रॉब्लम ना हो और आसानी से उनके सवालों के जवाब आप दे पाएं। अब देखिए, आपके पास पासपोर्ट है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू के लिए आप क्या करेंगे? आपको एक डेट चूज करना होता है। वो कैसे होगा? एक साप्ताहिक पेपर आता है अब्रॉड टाइम्स करके, उसमें जितनी भी वैकेंसी होती है बाहर गांव के लिए, उनका डेट, टाइम और इंटरव्यू कहाँ होना है, ये सारी बातें लिखी होती हैं, जिसे आपको अपने स्किल के हिसाब से मैच करना है, चूज करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। आप टेक्नीशियन हैं, आप रिगर हैं, आप हेल्पर हैं, आप इंजीनियर हैं। अपने क्वालिफिकेशंस या फिर अपने स्किल्स के हिसाब से आप वो नोटिफिकेशन देखें, उस हिसाब से आप तैयारी करें, अपना डेट चूज करें किस दिन आपको इंटरव्यू देने जाना है। और इंटरव्यू में जाने से पहले एक बात आपको खास याद रखना है कि आपके पास पासपोर्ट, बायोडाटा और कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फोटो जरूर हो। साथ में अपने पासपोर्ट और बायोडाटा का फोटोकॉपी भी ले जाएं, जो इंटरव्यू के दौरान क्लाइंट को देना होता है। और एक बात का और ध्यान रहे कि जिस दिन भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप दिए गए टाइम से लगभग 1-1.5 घंटा पहले जरूर पहुंच जाएं, ताकि जाने के बाद वहाँ फॉर्म वगैरह भरना होता है तो वो सब प्रोसेस आप कंप्लीट कर लें। और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इंटरव्यू दें जब भी आपका टाइम आता है, जब भी आपका नंबर आता है। और यहाँ पे ना खास बात ये है, ऐसा नहीं है कि कोई हम एग्जाम दे रहे हैं उसमें कितने दिन बाद रिजल्ट आएगा, ये वगैरह सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे रिजल्ट ऑन द स्पॉट दिया जाता है कि हाँ आप सिलेक्ट हो गए हैं। और अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो उसी समय आपका पासपोर्ट लौटा दिया जाता है इंटरव्यू के तुरंत बाद। ठीक है, एक बार में सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि कमी कहाँ थी,
ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब आपने नहीं दिया? उसे आप सुधारिए, एक बार सोचिए और फिर से अगले इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसी समय आपसे एक एग्रीमेंट पेपर होता है जिस पे साइन कराया जाता है। और जो भी एजेंसी वाले होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो कंडक्ट होता है वो कोई ना कोई एजेंसी करवाती है, कोई ना कोई कंसल्टेंसी करवाती है। डायरेक्ट क्लाइंट खुद इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराता है, वो किसी एजेंसी के थ्रू कंडक्ट कराता है। तो आगे की सिलेक्शन के बाद आगे की सारी प्रोसेस जो होती है वो एजेंसी खुद करती है। तो एग्रीमेंट साइन होने के बाद एजेंसी वाले आपको ऑफिस का कार्ड देते हैं और कहते हैं 2 या 3 दिन बाद आप ऑफिस आइए। अब आगे यहाँ से जो अगला प्रोसेस आपका शुरू होता है, सबसे पहला प्रोसेस हमारा पासपोर्ट का था। पासपोर्ट के बाद हमारा दूसरा प्रोसेस इंटरव्यू शेड्यूल का था। इंटरव्यू जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो तीसरा प्रोसेस होता है वो मेडिकल का होता है। अब देखिए, ये मेडिकल 2 तरह का होता है, एक नॉर्मल मेडिकल होता है और दूसरा गम का मेडिकल होता है, जो आपको कराना जरूरी होता है। अगर आप लॉन्ग जॉब के लिए जा रहे हैं, यानी अगर आपका सिलेक्शन लॉन्ग जॉब के लिए हुआ है तो आपको गम का मेडिकल कराना होता है। अगर आपने शटडाउन के लिए इंटरव्यू दिया है तो उसके लिए नॉर्मल मेडिकल होता है। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जिसमें शटडाउन के लिए भी गम का मेडिकल लिया जाता है, जैसे ओमान है। तो ओमान में आप बिना गम का मेडिकल के नहीं जा सकते। और अगर बाकी देशों की बात की जाए, जैसे दुबई, सऊदी, कुवैत वगैरह के लिए, तो शटडाउन में नॉर्मल मेडिकल चल जाता है, वहां गम का मेडिकल की जरूरत नहीं होती है। देखिए, ये चेकअप कराना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि वहां जाने के बाद इंडिया में जो मेडिकल होता है उसका उतना वैल्यू नहीं होता है और वहां की कंपनी खुद मेडिकल कराती है। तो उस समय अगर मेडिकल में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर कुछ भी दिक्कत आती है आपको, तो विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर आपको वो वापस कर देते हैं। तो जो भी आपका जाने आने का खर्चा है, जो भी सब है, सब आपका बर्बाद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए हमें अपने एश्योरिटी के लिए मेडिकल कराना जरूरी होता है, ताकि हम कंफर्म हो जाएं कि हमें कोई बीमारी वगैरह नहीं है। और अगर पैसे की बात की जाए तो नॉर्मल मेडिकल के लिए 1500 से 2500 तक मेडिकल वाले चार्ज करते हैं। और अगर गम का मेडिकल की बात की जाए तो 5 से 6000 के बीच में लग जाता है। अगर मेडिकल रिपोर्ट फिट होता है तो उसके बाद पासपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट आपको ऑफिस में जमा करना होता है और आगे वीजा वगैरह का जो भी प्रोसेस होता है वो सारा एजेंसी का काम होता है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको तब तक वेट करना है जब तक कि आपका वीजा ना आ जाए। अच्छा, एक बात और, कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहां पे पीसीसी लगता है, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, वो मांगा जाता है। जैसे कुवैत वगैरह है, वहां बिना पीसीसी के आप नहीं जा सकते। और अगर आप चले भी गए तो 1 महीने के अंदर आपको वहां से वापस भेज दिया जाता है। तो इसलिए अगर आप कुवैत वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आपको ध्यान रहे कि आप पीसीसी जरूर निकलवा लें। पीसीसी मिलने के बाद आपको पासपोर्ट, मेडिकल और पीसीसी तीनों ऑफिस में ले जाकर के दे देना चाहिए। उसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस होता है वो कंसल्टेंसी का होता है। अब आपकी हेडेक खत्म हो जाती है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रहे, मैं बताना भूल गया कि जब भी आप पीसीसी कराने के लिए पासपोर्ट लेने जाते हैं ऑफिस में, तो वो ऑफिस वाले कुछ चार्ज करते हैं, जैसे एज अ सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाते हैं आपसे, जो कि फाइनल जो अमाउंट हमें पे करना होता है कंसल्टेंसी को, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा, तो उसमें से माइनस हो जाता है। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि बीच में एजेंट ना हो, बीच में कोई दलाल ना हो। तो आप सिक्योरिटी अमाउंट आराम से जमा कर सकते हैं, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब कुछ प्रोसेस होने के बाद अब आपको बस इंतजार करना होता है तब तक जब तक कि आपका वीजा ना आ जाए। जैसे ही वीजा आता है, ऑफिस वाले आपको फोन करके बता देते हैं आपको इस डेट को आके अपना पैसा जमा करिए, अपना टिकट और पासपोर्ट ले जाइए और इस दिन की आपकी फ्लाइट है। सारा इन्फॉर्मेशन वो दे देते हैं। ये यहाँ तक सवाल था कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। अब सवाल आता है कितना पैसा लगता है। तो देखिए, अगर आप शटडाउन के लिए जा रहे हैं तो शटडाउन में कोई कंपनी फ्री रिक्वायरमेंट भी देती है, तो उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। फिर भी ऑफिस वाले 2-3 हजार रुपए ले ही लेते हैं। और ऐसे नॉर्मली अगर बात किया जाए तो शटडाउन के लिए 5000 से लेकर के 15000 तक ऑफिस वाले चार्ज करते हैं। आपके और ऑफिस वाले के बीच में एजेंट आ जाएगा तो वहां पे जो ऑफिस चार्ज हो जाता है आपका 20 से 30 हजार के बीच में पहुंच जाता है। और जिनको नहीं पता होता है वो बेचारे देते भी हैं, क्या करें, मजबूरी है। ठीक है। और अगर आप लॉन्ग जॉब के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपका 30 से 40 हजार के बीच में, यानी लगभग 35 हजार रुपए तक आपको जमा करना होता है। इससे ज्यादा अगर कोई कंसल्टेंसी ले रही है तो वो आपसे गलत ले रही है। और जो लोग कहते हैं कि मुझे जाने में 50,000 60,000 रुपए लग गया, वो कहीं ना कहीं वो एजेंट के चक्कर में फंसे होते हैं। और बाकी का जो भी 10 से 15,000 रुपए का जो बीच का होता है वो आपका एजेंट ले लेता है।
ऑफिस चार्ज नॉर्मली देखा जाए तो लॉन्ग जॉब के लिए 32 से 35 हजार रुपए तक होता है। चलिए ये सब कुछ तो हो गया, इतना हमने खर्च किया जाने के लिए, इतना मेहनत की, लेकिन वहां कमाएंगे कितना, सैलरी क्या होगी? तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके ट्रेड पर कि आप किस ट्रेड में जा रहे हैं, आप कौन सा काम कर रहे हैं वहां जाकर। आप टेक्नीशियन हैं, आप हेल्पर हैं, आप डिप्लोमा किया है आपने, आप सुपरवाइजर के लिए जा रहे हैं, फोरमैन के लिए जा रहे हैं एज ए, या फिर आप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो वो सबका अलग अलग ट्रेड के हिसाब से सैलरी होता है। लेकिन मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, एक टेक्नीशियन या फिर हेल्पर कितना कमा सकता है। तो टेक्नीशियन लेवल देखिए वो 25 से 30 हजार तक उसकी सैलरी होती है, 25 से 30 हजार के बीच में सैलरी होती है। और वहां पे ओवर टाइम का एक बेनिफिट मिलता है लोगों को। जब भी आप गल्फ में जाते हैं तो वहां ओवर टाइम आपको करने को मिलता है, तो उस दौरान आप 40 हजार तक 45 हजार तक आराम से कमा लेंगे। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि ये गारंटी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके ट्रेड पर और आपकी सैलरी पर। सैलरी आपकी एग्रीमेंट के टाइम पे ही बता दिया जाता है कि आपकी इतनी सैलरी है। जब क्लाइंट इंटरव्यू लेता है ना, उसी टाइम वो बता देता है कि देखो भैया हमारा इतना सैलरी है। जैसे अगर टेक्नीशियन है, अगर आप कुवैत के लिए जा रहे हैं तो वो पहले ही बता देगा कि भैया मैं 80 KD सैलरी दूंगा, 80 KD में आपको अगर जाना है तो साइन करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई कंपनी है जो 90 KD 95 KD भी देती है, कोई 100 KD भी देती है। तो इस तरीके से वो डिपेंड करता है कि आपका बेसिक सैलरी कितना है, उस हिसाब से आप। लेकिन नॉर्मली अगर बात किया जाए तो 30 से 40 हजार रुपए आप आराम से वहां कमा सकते हैं। तो अगर 15,000 20,000 रुपए खर्चा करके अगर हम 40,000 रुपए 35,000 रुपए कमा रहे हैं तो क्या बुरा है। इंडिया में उतना ही हम काम करेंगे, उतना ही मेहनत करेंगे, फिर भी यहाँ 12,000 से 15,000 से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तो लाइफ में आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है। थोड़ा सोचिए, दिमाग दौड़ाइए। और अभी तो और भी अच्छा मौका आने वाला है। ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा बहुत वैकेंसी आने वाली है बाहर के लिए, और मैन पावर की बहुत जरूरत है, क्योंकि सारा जो आना जाना है सब कुछ बंद हो चुका है। और आपको पता है कि आने वाले शटडाउन जो होता है वो सितंबर से शुरू हो जाते हैं। सितंबर से लेकर के अगले फरवरी मार्च तक शटडाउन चलते हैं। तो जो सितंबर में जाना होता है मैन पावर, उसका रिक्रूटमेंट जो होता है वो अप्रैल मई से ही शुरू हो जाता है, और ये लॉकडाउन ही चलेगा मई जून तक। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा काफी संख्या में वैकेंसी आने वाली है। तो इसलिए आप अपने आप को तैयार करें। अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे बाहर जाना ही है, तो कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए, थोड़ा सा नॉलेज गेन कीजिए। जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसका थोड़ा बहुत आप उसके बारे में पढ़िए, कैसे काम होता है, क्या होता है, कैसे क्या करना होता है, वो सब कुछ मिलेगा आपको इंटरनेट पर। और ज्यादातर मेरी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उन वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए, वीडियोस को देखिए। नहीं समझ में आए और अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो इंटरनेट पे आर्टिकल्स वगैरह पढ़िए। मतलब हर तरह से आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और भी था कि मैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अरे भाई, मैं ऐसे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूँ जो लिखना सही से नहीं आता, वो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं बाहर जा करके। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप उनसे और बेहतर कर सकते हैं, बस आपको खुद पे यकीन करना होगा। अच्छा, खासकर क्या होता है, ये भी होता है जब ज्यादा जरूरत नहीं होता है, जब ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं होती है, तो वो लोग क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। तो ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो शटडाउन में जाइए, पहली बार जाइए, जाने की कोशिश कीजिए। और कम से कम अगर हेल्पर में भी कोई ले जाता है ना शटडाउन में, तो 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए निकल जाइए, बुरा नहीं है। आप एक कला सीख रहे हैं, काम सीख रहे हैं, ऊपर से आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, गल्फ एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आप हेल्पर में भी जाने से मत घबराइए अगर पहली बार जाना चाहते हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है जो अच्छे फैब्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है 3-4 साल का इंडिया का, लेकिन फिर भी वो हेल्पर में काम कर रहे हैं वहां। क्यों? एक्सपीरियंस के लिए, गल्फ एक्सपीरियंस के लिए। और उनका सोच ये है कि बस मैं पहली बार आया हूं, हेल्पर में आया हूं, कोई बुरा नहीं है, अच्छा पैसा कमा रहा हूं। इंडिया में इससे कम ही कमाता था एज ए फैब्रिकेटर भी, लेकिन यहाँ हेल्पर में भी उससे ज्यादा कमा रहा हूं, और अगली बार जब आऊंगा तो अपने फील्ड में आऊंगा। तो ये आपका वो होना चाहिए, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि पहली बार मैं जाऊंगा किसी तरह चला जाऊं, अगली बार मैं अपने फील्ड में जाऊंगा। तो
तो चलिए, मुझे लगता है कि ज्ञान की बातें काफी हो गई। तो जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके मन में कुछ डाउट है, अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें मेरे से छूट रही हैं, आपको कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। बिल्कुल पूछिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर के। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। और वीडियो मुझे लग रहा है कि थोड़ा लंबा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। और जाने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।